हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो कल हम लोग क्या डील कर रहे थे, पता है कल के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, रिकॉल कर देते हैं हम लोग वापस। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था नोज़िया वोमिटिंग। नोज़िया वोमिटिंग के बाद क्या देखा था हम लोगों ने? डायरिया। डायरिया में हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था? एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में देखा था, उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी कि कितने टाइप्स के एंटी डायरियल ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में तो इतना कंप्लीट हो चुका था। आज आप लोग देख के थोड़ा शौक नहीं हो गया? आज नया लुक लग रहा है मेरा। ये यूं ही ट्राई कर लिया बस शो ऑफ के लिए। ऐसे मुझे ग्लासेस लगे नहीं है, लेकिन मैं यूं ही ट्राई कर लिया मैंने इसको। चलो कोई नहीं, इट्स ओके, सब चलता है मैनेजर। तो आज के दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे जल्दी बताओ आप लोग। अब डायरिया हो गया, सबसे पहले नोज़िया वोमिटिंग हुई, फिर डायरिया हुआ। तो ये सारे कंडीशंस किसकी तरफ लीड करता है? किसकी तरफ? जल्दी बताओ आप लोग, किसको लीड करता है ये? क्या होगा पेशेंट को अगर ये सारे कंडीशन हो गए तो? क्या होगा? डिहाइड्रेशन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो चलो आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? डिहाइड्रेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है पता है आपको? डिहाइड्रेशन कहने का मतलब कि लैक ऑफ हाइड्रेशन। क्या? लैक ऑफ हाइड्रेशन। लैक ऑफ हाइड्रेशन कहने का मतलब कि पानी की कमी हो जाना, यानी आपका जो बॉडी है उस बॉडी में क्या होना? पानी की कमी हो जाना, है ना। ज़्यादा पानी निकालोगे तो फिर क्या होगी? पानी की कमी हो जाएगी। गलत मत समझना, वो जिम वाला बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लैक ऑफ हाइड्रेशन, ओके। लैक ऑफ हाइड्रेशन लेवल लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में डाल दो फ्लूइड इन बॉडी, ओके, ठीक है। चलो ये लिख लिया। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? अब देखो इटियोलॉजी की अगर बात करें, कॉजेज की अगर बात करें, इटियोलॉजी की अगर बात करें डिहाइड्रेशन की, इटियोलॉजी क्या क्या होते हैं देखो। इटियोलॉजी आप खुद एज्यूम करो कि किसी को डिहाइड्रेशन क्यों होगा? क्यों होगा? पानी कम पिएगा वो बंदा, है ना। तो ये लिख सकते हो एक टॉपिक, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, लैक ऑफ इनटेक। लैक ऑफ इनटेक और क्या वाट पानी, या लैक ऑफ इनटेक लिख सकते हो सिर्फ, कोई भी चीज़, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी का जो अगर क्या बोलते हैं इनटेक अगर कम करोगे, किसका किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वाटर हो गए, ठीक है। दो ही मेन मुद्दा तो है इसमें डिहाइड्रेशन में, क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। तो यही दो मेन चीज़ें हैं। अगर इसका आप कम इनटेक करोगे तो क्या होगा? इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। लैक ऑफ इनटेक। उसके बाद अगर बात करते हैं, लैक ऑफ इनटेक तो होगा ही, और उसके साथ साथ क्या होगा? इंक्रीज इन लॉस। मतलब क्या चीज़ का इंक्रीज, क्या चीज़ का लॉस बढ़ेगा? मतलब इंक्रीज इन लॉस मतलब कोई चीज़ में कमी होना, वो बढ़ जाएगा। किस किस चीज़ में? इंक्रीज इन लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स किस किस कंडीशन में होंगे ये? वोमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है। वोमिटिंग एंड डायरिया क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर क्या होगा? और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। किस कंडीशन में? वोमिटिंग और डायरिया। वोमिटिंग और डायरिया होगा उस कंडीशन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की जैसे कमी होगी तो क्या लीड करेगा? डिहाइड्रेशन। लैक ऑफ इनटेक, दोनों इसके साथ साथ दोनों, लैक ऑफ इनटेक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिख सकते हैं। लैक ऑफ इनटेक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये क्या लीड करेगा? डिहाइड्रेशन की तरफ, ठीक है। चलो आप देख लिया हम लोगों ने एक इटियोलॉजी मेन, ठीक है। और भी कुछ कुछ हो सकता है सिंपली, जैसे वेदर हो सकता है। वेदर में क्या? वेदर में वाला में ज़्यादा नहीं होगा, वेदर में स्वेटिंग होगा। मान लो सब गर्मी के महीने में स्वेटिंग होती है तो वो भी डिहाइड्रेशन को लीड करता है, ठीक है। लाइक वेदर, जैसे गर्मी पड़ती है नहीं, लू लग जाती है ना, लू लू या जो भी बोलो आप लोग उसको, तो वो वेदर के कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। वेदर में क्या क्या हो सकता है? समर
समर में ही गर्मी लगता है, समर में ही डिहाइड्रेशन होता है। अगर ड्रग्स की बात करेंगे, ड्रग्स में कौन कौन, ड्रग्स डायूरेटिक्स, अगर डायूरेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाता हूँ, रुको। लैक्सेटिव, देखो डायूरेटिक्स का क्या फंक्शन है, आपके बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड होते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को रिमूव करने के लिए डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे एक फुरसेमाइड हो गया या लैसिक्स बोलेंगे, ये सब क्या डायूरेटिक्स में ही आता है। और लैक्सेटिव क्या हो गया आपका, लैक्सेटिव मतलब जो कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ दिलाता है। जैसे आपका नहीं, जिनको है उनको, जो दवा लेते हैं, है ना, क्या कौन लैक्सेटिव में कौन सा हो गया, कौन कौन आप लोग जो यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा लैक्सेटिव में। तो लैक्सेटिव में बेसिकली क्या क्या होता है, लैक्सेटिव की अगर बात करें तो सिरप आता है, सिरप में हो गया आपका क्रेमाफिन हो गया, या सही है, क्रेमाफिन दिमाग में नहीं आ रहा था तब से मैं सोच रहा था, क्रेमाफिन ये सब हो गया वगैरह वगैरह, क्रेमाफिन, डल्कोफ्लेक्स तो टैबलेट में आता है, सॉरी, क्रेमाफिन हो गया, लैक्सेटिव, ये सब अगर यूज़ करते हो तो क्या होता है, लूज मोशन होगा। लूज मोशन किसको कंसीडर करेंगे, लूज मोशन अगर ज़्यादा इसका डोज ले लिया, ओवर डोज कर लिया तो डायरिया होगा, डायरिया फिर लीड्स टू डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन देखने की अगले स्लाइड में देखेंगे, इसमें नहीं आ पाएगा क्योंकि टोटल 3 क्लासिफिकेशन होते हैं डिहाइड्रेशन के। क्या कितने, 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, तो सारा डील करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग, नोट डाउन करने के बाद फिर मिलते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, चलो इसको मिटा दूँ, आ जाइए फासले मिटा दूँ। देखो लाइव का फील तो नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, इतना बात जान लेना। अगर ये मेरा कंटेंट देख रहे हो तो कॉलेज में अपने आगे रहोगे सबसे, इतनी बात की गारंटी है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, कितनी मेहनत करते हो आप। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, टोटल 3 होते हैं। ठीक है, टोटल क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिनमें से पहला वाला भी हम लोग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया क्या, डिहाइड्रेशन, सॉरी बार बार डायरिया निकल जा रहा है मुँह से, अभी डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो बताना कमेंट में, नहीं समझ में आ रहा बताना, इसको रिपीट करूँगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना। तो अभी डिहाइड्रेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे। बेसिकली देखो डिहाइड्रेशन को हम लोग 3 भाग क्लासीफाई करते हैं, तो कौन कौन, पहला अगर बात करते हैं हम लोग पहला क्लासिफिकेशन की, तो अकॉर्डिंग टू वेट लॉस, अकॉर्डिंग टू वेट लॉस, अकॉर्डिंग टू वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस के अकॉर्डिंग हो सकता है 3 तरह का, क्या, एक माइल्ड रहेगा तो मॉडरेट सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, लिख लो, लिखना है कि नहीं को तो लिख लो। ठीक है, ठीक है, चलिए माइल्ड की अगर बात करते हैं तो 2 to 5% वेट लॉस। मॉडरेट में कितना होगा, देखो सारी डिहाइड्रेशन में, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हम रोल प्ले करता है हमारे वेट में। अगर आपका फ्रीक्वेंटली अगर इतना लॉस हो रहा है, अगर आप आज आपने मेज़र किया अपना वेट तो आपका वेट रहा 70% और कल फिर आपने मेज़र किया तो माइनर 1 kg या 1.5 kg का अगर डिफरेंस आ रहा है तो डिहाइड्रेशन में कंसीडर करेंगे। इतनी जल्दी फैट बर्न नहीं होता है। जो बंदे जिम जाते हैं आज देख लिया कि अरे कल मेरी इतनी कम हो गई, तो वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, है ना, वाटर लॉस हो जाती है उनकी बॉडी से। तो बेसिकली याद रखना है आप लोगों को कि जो वेट है वो फैक्टर एक हमारा वाटर पे भी डिपेंड करता है, हमारे बॉडी में कितनी वाटर है, कितनी
इलेक्ट्रोलाइट्स का खैर उतना वेट होता नहीं है, जो वेट होता है वाटर का वेट होता है, तो वाटर हमारे वेट को डिपेंड करता है, वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, एक अभी लाइन में लिखाऊंगा इसके आगे। मॉडरेट की अगर बात करें तो 6 to 9% ये होता है, इसमें मॉडरेट में वेट लॉस होता है, और सीवियर में मोर देन 10%। अगर सीवियर किसी को हो गया तो 10% से ऊपर वेट लॉस हो जाएगा, यानी 100 kg का है तो 10 kg सीधा निकल गया। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन करना। इसके बाद एक नीचे लास्ट लिख लेना, जो मैं बता रहा था वेट जो है सो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वेट important factor to assess nutrition status चेंज। ठीक है, तो वेट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पहला क्लासिफिकेशन देखा हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू वेट लॉस, क्या अकॉर्डिंग टू वेट लॉस, वेट लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा। तो उसमें 3 देखे हम लोग, कौन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये सारे डिहाइड्रेशन की क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन वेट लॉस के कारण अगर किसी पेशेंट में सडन अगर वेट लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन भी एक कॉज हो सकता है उसमें। तो अगर देखा जाएगा अगर 2 to 5% अगर लॉस होगा उसका वेट तो हम लोग किसमें, माइल्ड में कंसिडर करेंगे। 6 to 9% अगर होगा तो मॉडरेट में, और सीवियर मोर देन 10%। बेसिकली ये डिहाइड्रेशन ज़्यादातर पीडियाट्रिक्स ये सब में हम लोग डील करते हैं, मतलब पीडियाट्रिक्स में पढ़ना है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ आपको MSN में ही डिहाइड्रेशन। और बेसिक एक और टॉपिक मैं थोड़ा सा छोटा सा बता दूंगा जो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा छोटू सा एकदम, कॉन्स्टिपेशन। तो आज कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो पाएगा, कल हम लोग कॉन्स्टिपेशन के साथ पेप्टिक अल्सर स्टार्ट कर सकते हैं अगर हो गया जल्दी कॉन्स्टिपेशन तो। ठीक है, तो आज हम लोग अभी डिहाइड्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं। देखो इतना वाटर समझ लिया कि वाटर एक मेजर फैक्टर है, मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, वेट लॉस देख लिए पहला फैक्टर। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करने के बाद फिर मुझे बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चलो कर लिया। अब देखो दूसरी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देखो अब जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ना वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब अगर इधर उधर ध्यान है तो उस ध्यान को इधर गैदर कर लो एक जगह, नहीं तो फिर समझ में नहीं आने वाली मैं क्या बोलूँगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न चीज़ें हैं, कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज़ हो सकते हो, इसलिए कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए ध्यान को अपने एक जगह यहाँ बोर्ड पे रखो। एकदम स्लो स्लो बताएंगे, एकदम इजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरा, सबसे पहले नहीं सबसे बाद, ठीक है, पहला हो चुका है, दूसरा आप देखना है। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू क्या होता है, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। पहला क्या था, बॉडी वेट, पहला क्या था बॉडी वेट, दूसरा क्या है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या है दूसरा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब चलो देखते हैं वेट, सॉरी। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने 3 टर्म होते हैं, क्या होता है इसमें भी 3। सबसे पहला क्या लिखूंगा मैं, आइसोटोनिक। जिनको ये समझ में आ रहा होगा उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आ रहा होगा उनके लिए बहुत अच्छा है। हाइपोटोनिक, और तीसरा थर्ड वन इज व्हाट, हाइपरटोनिक। ठीक है, पहले ये 3 वर्ड है। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब जान लो कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसका लॉस क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा, यानी लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन
इक्वल अमाउंट। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके वेस्कुलर रीजन की, मतलब वेसल्स की, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है इसके अंदर, और एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, सॉरी एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस होता है, EVS, ठीक है, उस स्पेस की बात कर रहा हूँ दोनों जगह की। वहाँ पे जो लॉस होगा, ये दोनों में जो लॉस होगा क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर लॉस होगा तो सेम होगा, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों का सेम लॉस होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का दोनों का लॉस सेम होगा, ठीक है। यहाँ देखो मैं बता देता हूँ, देखो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये क्या हमारा, ये हो गया ब्लड वेसल। समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर थ्योरी बता के भी निकल सकते थे। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वाटर और ये प्रेजेंट है, ठीक है, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। अब लॉस होगा कहीं भी, दोनों एक जगह, एक साइड से मान लो यहाँ से लॉस होता है, अगर यहाँ से लॉस होता है तो ये इसमें दोनों का लॉस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाएंगे गोल वाले और वाटर भी जाएंगे, क्या जाएंगे, वाटर भी जाएंगे, है ना, क्या जाएंगे, वाटर भी जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाएंगे, समझ में आया। अब ये दोनों जब चले गए, तो अब ये दोनों जब चले गए तो अब हमें क्या करना होगा, हमें फिर से ऐसा ही सेम कैटेगरी का ऐसे फ्लूइड डालना होगा वापस। मान लो यहाँ पे तो लॉस हो गया, किसका लॉस हुआ, किसका लॉस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का, दोनों का क्या हो गया, लॉस हो गया। जब इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का जब लॉस हुआ तो हमें और वापस बाहर से डालना होगा ना कुछ अपने बस वेसल्स में, जो कि यहाँ पे मेंटेन करे। नहीं मेंटेन करेंगे तो जानते ही हो, मेंटेन हम लोग का होम्योस्टेसिस चाहिए, हमेशा हर बॉडी को मेंटेन करना होता है। तो अगर नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्लूइड डालेंगे, इसमें जो फ्लूइड डालेंगे वेसल्स में, कौन सी फ्लूइड डालेंगे, आइसोटोनिक ही डालेंगे। क्या डालेंगे, आइसोटोनिक। यहाँ तक तो सिंपल है, आइसोटोनिक फ्लूइड ही डालेंगे। क्या करेंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड ही डालेंगे, ताकि दोनों का, क्योंकि दोनों का लॉस हुआ, क्या हुआ, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों का लॉस हुआ है। आइसोटोनिक में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों सेम इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मान इक्वल अमाउंट में ही डालेंगे, है ना, दोनों इक्वल अमाउंट में। अगर यहाँ पे लॉस हुआ तो इक्वल अमाउंट में ही डालेंगे। अब चलो, अब यहाँ पे देखो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट होता है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक याद रखना, टॉनिक, टॉनिक मतलब क्या, वाटर। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब हाइपो मतलब कम और टॉनिक मतलब वाटर। पानी का क्या, कम लॉस, क्या, वाटर का कम लॉस, वाटर का कम लॉस। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, हाइपोटोनिक में लॉस ऑफ, ब्लैक से लिख दे, ब्लैक से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, समझना आराम से। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर हाइपोटोनिक इज लेसर देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कहने का मतलब ये है कि पानी का यहाँ पे क्या होगा, कम लॉस होगा। क्या होगा, हाइपो मतलब क्या, देखो इसको तोड़ के यहाँ लिख देते हैं। हाइपो मतलब कम, और टॉनिक का मतलब वाटर, मतलब पानी, वाटर नहीं लिखो, पानी, ठीक है। तो कम पानी जाएगा, इससे कम पानी निकलेगा, है ना, कम पानी, ऊपर लिख लो, निकलेगा। मेरी हिंदी वीक है थोड़ा, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन देख लेना आप लोग, थोड़ा सा समझ लेना। निकलेगा, कम पानी निकलेगा। हिंदी बोलने में अच्छी है लेकिन लिखने में नहीं। ओके, चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। तो कम पानी निकलेगा, तो कम पानी निकलने का मतलब, कहने का मतलब, नो डबल माइंड, समझो यहाँ पे। कम पानी कहने का मतलब कि जो वाटर का जो लॉस होगा, वाटर का क्या होगा, लॉस, वो कम होगा। और वाटर का लॉस कम हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे उसका लॉस नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस ज़्यादा होंगे। अगर मान लो कहीं पे भी रखा है हमारा एक ये जार हो गया, इसके अंदर वाटर है और चीनी है, ठीक है, हमने घोला नहीं वाटर और चीनी को, मतलब
पानी और चीनी को घोला नहीं। तो क्या होगा इसमें, ऐसा कंडीशन में क्या होगा, जो चीनी होगा चीनी को हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, और पानी को पूरा रहने देंगे। तो मान लो ये अगर बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, सपोज दैट ये बैलून है, ठीक है, तो बैलून में हम लोगों ने क्या किया, चीनी को निकाल लिया और पानी को उतना ही छोड़ दिया। तो इसका जो शेप रहेगा वो क्या, फुला हुआ रहेगा, है ना, क्या फुला हुआ रहेगा ना, फुला हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा, शेप फुला हुआ रहेगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि सेल जो होता है, सेल के अंदर जो भी इंट्रासेलुलर जो कैटायन होते हैं, सोडियम ये सब, सोडियम क्या करते हैं, वो बाहर भाग जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में मतलब निकल जाते हैं और पानी पूरा बच जाता है। तो पानी पूरा बच जाएगा तो सेल कैसा होगा, कौन सा शेप में होगा यहाँ पे, सेल इन द स्वेल शेप ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के कारण क्या होगा, सेल कौन से शेप में होगा, कौन से शेप में होगा, स्वेल शेप मतलब फुला हुआ, ठीक है। अब वैसे ही आ जाते हैं इस साइड में हाइपरटोनिक देखने से पहले थोड़ा एक और चीज़ देख लेते हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखो बता रहे हैं। हाइपोटोनिक कहने का मतलब, हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब पानी, यानी इसमें से पानी का लॉस कम होगा, पानी का लॉस कम होगा, पानी का लॉस कम होगा, पानी का लॉस कम होगा। ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए, है ना। तो पानी का जब लॉस कम हो रहा है तो किस चीज़ का लॉस होगा, दो ही चीज़ें तो हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक पानी। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन सा, सोडियम, तो सोडियम भाग गया छोड़ के पानी का साथ, तो क्या बच गया, सिर्फ पानी। तो इसका सेल का शेप चेंज होगा नहीं ना, वो तो फुला हुआ ही रहेगा, स्वेल शेप में ही रहेगा, ठीक है। अब स्वेल शेप में रहेगा, देखो यहाँ पे फिर से ये बनाते हैं रीज़न हम, क्या है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस लिख दिया तो EVS लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, बुरा नहीं ना मानोगे, चलेगा ना सबको, ठीक है। ये EVS हो गया और ये इंट्रासेलुलर स्पेस हो गया, ठीक है। ब्लड वेसल BV ब्लड वेसल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, रुको, यहाँ पेशेंट को क्या हुआ, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन, ठीक है। पेशेंट को क्या हुआ, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, यहाँ डिहाइड्रेशन लिखा है, अगर नहीं समझ में आ रहा किसी को तो डिहाइड्रेशन का स्पेलिंग यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। पेशेंट को क्या हुआ, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ। अब देखो पेशेंट को होगा क्या, यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के पूरा लॉस हो जाएंगे, है ना। तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं छोटा पड़ रहा है इसलिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज़ हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज़ हो जाएगा, कहाँ पे, इस स्पेस में, ठीक है, इस स्पेस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज़ हो गया और वाटर क्या हो जाएगा, फ्लूइड H2O इंक्रीज़ हो जाएगा, H2O इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। देखो इस रीजन में क्या हुआ, ये पानी है, ठीक है, पानी से ज़्यादा क्या, पानी ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, पानी ज़्यादा हो जाएगा, किससे, इलेक्ट्रोलाइट्स से। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही कम संख्या में रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, भाग गए, बाहर में है, भाग गए, कहीं इधर उधर कहीं घूमने चले गए, इसमें चले गए, मान लो कि आ जाओ इसमें चले गए, इसमें आ गए सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ से ट्रेवल करके इसमें आ गए, है ना। तो अब ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग को कि इसमें का जो बचा एक्स्ट्रा फ्लूइड है ये इसमें आ जाए। तो इसके लिए हम लोग पेशेंट को कौन सा सॉल्यूशन देंगे, हाइपोटोनिक है तो कौन सा, हाइपरटोनिक। आपको मैंने बताया था अभी से कुछ दिन पहले ऑस्मोलैरिटी बताई थी मैंने आपको कि हमारे वेसल्स में कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है। तो उसको याद रखना कि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मो कितनी 270 से लेके चलो 292 तक, ये 270 से 292 तक क्या रहती है, ऑस्मोलैरिटी होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते ना, ठीक है, इसको ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं, ऑस्मोलैरिटी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है हमारे वेसल्स के, 270 से
292 के बीच में, ठीक है। ऑस्मोल कैसे लिखते हैं, ऑस्मोल पर एम, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ क्या लिखा हमने, ये इतना ऑस्मोलिटी होती है इसकी। ऑस्मोसिस नाम सुना है, ऑस्मोसिस मैंने बताया था आपको, यहाँ पे वही ऑस्मोसिस का यूज़ है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा आप सॉल्यूशन डालेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे। हाइपरटोनिक ये अलग है, हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं, इसके जस्ट उल्टा। इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट्स कम है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जब ज़्यादा होगा, हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसमें ऐसे डाल दिया, ठीक है। हाइपरटोनिक ऐसे सॉल्यूशन इसमें हमने डाल दिया। तो अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा है ना, वाटर क्या है यहाँ पे ज़्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो कभी भी ऑस्मोसिस चाहे कोई भी कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है, क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, यानी वाटर का मूवमेंट होता है। तो क्या होगा, वाटर यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ जो भी ये वाटर है सब क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, है ना। और जो भी यहाँ से उठ के आए हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें आए, तो ये फिर अपना फर्दर बैलेंस हो जाएगा दोनों का। तो कौन सा सॉल्यूशन देंगे इसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे, हाइपरटोनिक। क्या देंगे इसमें, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन अगर कंडीशन रहेगा तो कौन सा सॉल्यूशन देंगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे। क्या देंगे, हाइपोटोनिक देंगे, याद रखना है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में कौन, हाइपरटोनिक। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहे, देखो अब पूरा एक बार पूरा ये एनालाइज कर रहे, इसको समराइज कर रहे हैं। देखो आइसोटोनिक क्या, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन इक्वल अमाउंट, दोनों पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का दोनों इक्वल अमाउंट में इसका लॉस हुआ, लॉस होकर इसी में आ गया, ठीक है। मान के चलो इसमें चला गया, ठीक है, यहाँ से लॉस होकर इसमें चला गया। तो अब क्या करेंगे, आइसोटोनिक डालेंगे तो फिर वापस इसमें घूम के आएगा ब्लड वेसल्स में, है ना। वैसे ही हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक कहने का मतलब हाइपो मतलब कम और टोनिक मतलब पानी। क्या, हाइपो मतलब कम और टोनिक मतलब पानी। तो ये क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर लेसर देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा, मैंने ऐसे ही लिखा है इसको कि वाटर का जो लॉस होगा वो किससे, इलेक्ट्रोलाइट्स के कम, मतलब सॉरी लॉस ऑफ, मतलब देखो इसका लिखाने का मतलब ये है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के जो लॉस होंगे वो वाटर से कम होंगे। तो क्यों, क्या होगा, अगर मान लो कहीं पे बैलून में ज़्यादा पानी छोड़ दिया, आप चीनी निकालिए, तो क्या शेप तो उसका क्या रहेगा, स्वेल रहेगा। तो स्वेल शेप ड्यू टू फ्लूइड, ये अलग चीज़ है, ड्यू टू फ्लूइड, स्वेल शेप ड्यू टू फ्लूइड। अब देखो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे, ऐसे बताया आपको कि क्या ये हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन का कंडीशन की मतलब बाहर में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी थे वो कहाँ चले गए, अंदर के साइड, सॉरी ये इसमें के जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे कहाँ चले गए, बाहर के साइड चले गए। और सॉरी इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे अंदर की तरफ आ गए, ठीक है। अंदर की तरफ आने के बाद क्या, जो वाटर है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ है ये, थोड़ा सा समझना पड़ता है कॉन्सेप्चुअल, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो क्या होगा, ये वाटर जब मैं डालूंगा इसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालूंगा, तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालने के बाद हाइपोटोनिक में क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ज़्यादा गए तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, बाहर से अंदर की तरफ। क्या होगा, वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ। इसका अंदर का ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 270 से लेके 292 के बीच में, ठीक है, ऑस्मोल पर मीटर, ठीक है। अब हाइपरटोनिक देखो, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में क्या होगा, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, मतलब पानी का ज़्यादा लॉस होना। हाइपरटोनिक मतलब पानी का ज़्यादा लॉस होना। जब पानी का ज़्यादा लॉस होगा तो क्या लिख सकते हैं, लेस, ऐसा अपना मन से लिख देते हैं, लेस या फ्यू लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसा लिख देते हैं, फ्यू लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ही नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो इसमें जब क्या हुआ, पानी का जब लॉस हुआ तो कहीं बैलून से पानी सारा निकाल दोगे तो कौन सा शेप होता है, श्रिंक शेप बनेगा। तो क्या होगा, श्रिंक शेप सेल हियर, ठीक है, श्रिंक शेप्ड होगा। क्या होगा, श्रिंक शेप्ड होगा। अब श्रिंक शेप्ड होगा, देखो चलो फिर से बनाओ वही चीज़, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या होगा, EVS, ये क्या होगा, ब्लड BB, ब्लड वेसल। आइए हम लोग कौन सा देख रहे हैं, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन देख रहे हैं, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कैसे होता है, देखो क्या होगा इसमें, हाइपरटोनिक में मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे इसमें, इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कर जाएगा और देन H2O जो है सो डिक्रीज कर जाएगा। ये एरो का मतलब ऊपर मतलब इंक्रीज, नीचे मतलब डिक्रीज। देखो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो पानी थे आपके, क्या थे यहाँ पे जो भी पानी थे वो यहाँ पे लॉस हो गए, ठीक है। यहाँ पे पानी कम होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब हम लोग कैसा इसमें कैसा सॉल्यूशन देंगे, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। कौन सा सॉल्यूशन देंगे, हाइपोटोनिक। क्या देंगे, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या था, हाइपोटोनिक में क्या था, पानी ज़्यादा था, है ना, पानी उसमें लॉस कम हुआ था तो पानी ज़्यादा था हाइपोटोनिक में। तो इसमें जाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा जल्दी बताओ। सॉल्यूट कहाँ है, ऊपर है, इसमें बहुत सारा पानी हो गया, भर गया, पूरा पानी भर गया, इसमें पूरा पानी भर गया, तो किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना, इसकी तरफ, है ना, वहाँ जाके पानी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। फिर से समझो, ये वाला समझ में आया, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझो। इसको कहने का मतलब कि देखो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, मतलब लॉस पानी का जो होता है, इसमें लॉस ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, पानी का पूरा लॉस हो जाएगा। फ्यू लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस नहीं होंगे उतना। इस कारण से क्या होगा, मान लो कहीं से आप ये आप एक थैली रखो, थैली बैलून रखो, बैलून के अंदर पानी भरो, उसको ऊपर पिंच कर दो, पानी को निकाल दो, श्रिंक होगा वो, जिस कारण से क्या होगा, इसका सेल का शेप क्या होगा, श्रिंक शेप होगा। श्रिंक शेप होने के कारण इसको हम लोग हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन देखो होता कैसे, मैंने समझाया यहाँ पे कि ये हमारा वेसल्स है, ब्लड वेसल, BV फॉर ब्लड वेसल और EVS फॉर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस, मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर का स्पेस जो होता है, वहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा है, पानी कम है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटोनिक उसमें इंजेक्ट करेंगे, हाइपोटोनिक IV फ्लूइड डालेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में पानी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है ना, तो पानी जैसे ज़्यादा गया तो क्या होगा, वहाँ सिर्फ सॉल्यूट है, कैसे मूव करेगा, ऑस्मोसिस होगा, कहाँ से, सॉल्वेंट मूव करेगा किसके, सॉल्यूट के पास, तो ये मूव करके गया फिर पानी, बस दैट्स इट, सिंपल था, इतना ही था। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर को पीछे करके देख लेना, 1-2 बार समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी कमी लग रही हो तो फिर मैं कल आपको बता दूंगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन करना, एकदम याद से कमेंट डाउन करना अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलो ये चीज़ें हैं। इसके बाद तीसरा देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू WHO। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, कर लिया, चलो मिटा दो। बहुत मेहनत लगती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक किया करो। देखो अकॉर्डिंग टू WHO कुछ कंडीशन आप लोगों ने वाइटल साइंस पढ़ रखी है, पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी है, अगर पढ़ रखी होगी तो बहुत अच्छा लगेगा अभी पढ़ने में। देखो थोड़ा सा इसको ऊपर करके ही बनाते हैं। चलो नंबर 3 अकॉर्डिंग टू WHO का अकॉर्डिंग देखो कैसे होगा ये। अब ये WHO के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलो इसमें देखो क्या क्या डालना है। सबसे पहले आपको डालना है ETT, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने याद किया था, ETTSR, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। तो देखो सबसे पहले कैरेक्टर की अगर बात करते हैं, कैरेक्टर ढीला नहीं, कैरेक्टर ढीला वो वाला कैरेक्टर नहीं। देखो डिहाइड्रेशन, अब WHO के अकॉर्डिंग 3 टाइप के डिहाइड्रेशन होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है नो डिहाइड्रेशन, दूसरा सम डिहाइड्रेशन, और चौथा सीवियर, ठीक है, ये अलग है, इसे मत मिलाइएगा। चलिए बार बार सीवियर में ही छूट जाता है। कैरेक्टर की अगर बात करें, देखिए E फॉर आई, ठीक है, T फॉर टंग,
T for thirst, S for skin turgor, R for radial pulse, I, tongue, thirst, skin turgor, radial pulse, BP, fluid loss, blood pressure, फ्लूइड लॉस, ठीक है, ब्लड प्रेशर, फ्लूइड लॉस, कलर कोड, ठीक। ये इतने सारे नाम हैं। नाम क्या है, इनमें से बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे। स्किन टर्गर मैंने बता दिया आपको, सब चीज़ बता दिया। देखो अब 3 टाइप के डिहाइड्रेशन है WHO के अकॉर्डिंग। कौन कौन? नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। पहले नो डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू आई। अगर किसी को थोड़ा नो डिहाइड्रेशन मतलब वो सिर्फ नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया के केस में होगा, वो पूरा भी डिहाइड्रेशन के केस में स्टार्ट उसका नहीं हुआ है, तो उसका आई कैसा रहेगा? आई उसका नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्मल। ऐसे नॉर्मल लिख लो टेबल बना के, ठीक है। आई क्या रहेगा? उसका नॉर्मल रहेगा। सम डिहाइड्रेशन के केस में क्या रहेगा? संकन। संकन मतलब SUNKEN। संकन कहने का मतलब कि आपका जो आँख होगा वो थोड़ा बहुत धसा धसा रहेगा। क्या? सम डिहाइड्रेशन में संकन, SUNKEN। और जब सीवियर डिहाइड्रेशन होगा उसमें भी संकन होगा, लेकिन 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 वो पूरा धसा हुआ रहेगा। मतलब धसने का मतलब कि अंदर की तरफ जाना, ठीक है। हल्का हल्का संकन में, सम डिहाइड्रेशन में क्या होगा? हल्का हल्का अंदर की तरफ रहेगा। और सीवियर में क्या रहेगा? पूरा फुल्ली संकन, मतलब बहुत पीछे, मतलब लगेगा कि यार क्या, मतलब यहाँ का पूरा मसल्स ख़त्म है, पूरा अंदर की तरफ। कबीर सिंह में देखना, वो डॉक्टर कबीर को जब पूरा बेवड़ा बने हुए रहता है, दारू वारू पीता, तब देखना उसका शाहिद कपूर का जो एक्टिंग, क्या मस्त एक्टिंग किया था उसने। तो देखना उसका पूरा आई जो रहता है पूरा एकदम अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है। तो एकदम वो डिहाइड्रेटेड नहीं था, वो एडिक्टेड था स्मोकिंग का। उस टाइम वो डिहाइड्रेटेड नहीं था। चलो बता रहे, मेरा काम बताना, आपको एग्जांपल देना ताकि रिलेट कर सको आप लोग। आप लोग मूवी वगैरह तो देखते ही होगे, वो सबसे रिलेट कर सकते हो जल्दी से, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मूवीज़ का, ठीक है। चलो जाने दो, छोड़ते हैं उस सबको बात को। टंग देखते हैं क्या दूसरा। आप टंग, टंग क्या रहेगा? नॉर्मल। डिहाइड्रेशन नहीं है तो सारा तो नॉर्मल ही रहेगा। टंग इसमें कैसा रहेगा? सम डिहाइड्रेशन, अगर थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन हुआ तो उस टाइम कैसा रहेगा? टंग ड्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राई, थोड़ा बहुत ड्राई होगा। और इसमें सीवियर में तो पूरा ड्राई हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा टंग। जीभ ड्राई कैसे हुआ भाई? बताओ बताओ, क्या किया ऐसा कि ड्राई हो गया? चलो कुछ नहीं किया, ठीक है। देन उसका थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास। ये सारे WHO के क्लासिफिकेशन है, ये याद रखने वाली बात है, भूलना मत। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया, इसका नाम आई, टंग, थर्स्ट, स्किन टर्गर। बार बार ये गिर ही जाता है यार, तुम गिराओ, गिरते ही रहो, ठीक है। थर्स्ट को देखते हैं। थर्स्ट में इसमें तो एज यूजुअल नॉर्मल, इसमें नॉर्मल रहेगा। इसमें क्या रहेगा? थर्स्ट में इंक्रीज, थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यास मतलब बढ़ जाएगी, इंक्रीज थर्स्ट। और वही लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? पानी मतलब अनकॉन्शियस कंडीशन में रहेगा, तो क्या रहेगा? स्किन टर्गर मैंने कहाँ लिखा है? हाँ ठीक है, इंक्रीज थर्स्ट। और लास्ट वाले में जब इंक्रीज थर्स्ट होगा इसका, तो ये क्या देखो, जब सीवियर कंडीशन रहेगा तो सीवियर कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट इज़ अनेबल टू ड्रिंक एनीथिंग, यानी पेशेंट इज़ नॉट एबल टू ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग। मतलब वो ना कुछ खा पाएगा ना पी पाएगा, मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा सीवियर कंडीशन में। तो क्या उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इंक्रीज थर्स्ट, अनेबल टू ड्रिंक लिख सकते हैं, हाँ सीवियर में, है ना। अनेबल टू ड्रिंक, अनेबल टू ड्रिंक, वो पीने के हालत में नहीं रहेगा। क्या? पानी, पानी पिएगा। स्किन टर्गर, स्किन टर्गर बताया था मैंने कि हमारा स्किन है, इसको पिंच करो ऐसे, ठीक है, फिर छोड़ो, नॉर्मल होने, अगर 3 सेकंड के अंदर अगर नॉर्मल हो जा रहा है, मतलब नॉर्मल शेप में वापस आ जा रहा है, तो वो हम समझेंगे कि नॉर्मल है। लेकिन अगर वो 3 सेकंड के अंदर अगर नहीं आ रहा वापस, तो समझो कि वो एब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, इसमें अभी डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। और सम डिहाइड्रेशन में पुअर हो जाएगा,
स्किन टर्गर, पुअर मतलब गरीब, और इसमें क्या वेरी पुअर, बहुत गरीब है ना, वेरी पुअर हो जाएगा क्या, स्किन टर्गर की बात कर रहे हैं। देन रेडियल पल्स, रेडियल पल्स किसको बोलते हैं, मैंने पल्स लेना भी आपको सिखाया था वाइटल साइन में, यहाँ से ऐसे पल्स लेते हैं, यहाँ पे इसको रेडियल पल्स बोलते हैं। अगर ये पल्स अगर आपको नो डिहाइड्रेशन में क्या होगी, नॉर्मल रहेगी, ठीक है, रेडियल पल्स नॉर्मल रहेगी, और इसमें क्या रहेगी, रेडियल पल्स डिक्रीज रहेगा या वीक बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था वीक का दूसरा नाम थ्रेडी पल्स, ठीक है, वीक या थ्रेडी पल्स होगा। इसमें तो एब्सेंट ही हो जाएगा, एब्सेंट बोल सकते हो या मिनिमल, ठीक है। चलो चलो चलो, ये सारा नॉर्मल ही है। वीक पल्स, ये थ्रेडी पल्स मैंने आपको कहाँ बताया था पल्स पढ़ाने में, इंटरमिटेंट पल्स, ये सारे बताए थे ना पल्स के टाइप्स। अगर जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब लेक्चर देखा होगा, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वीक पल्स, थ्रेड पल्स मैंने बताया था, थ्रेडी पल्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, इसमें ब्लू से ही लिखते हैं नॉर्मल। और इसमें क्या होगा, सम डिहाइड्रेशन में इसमें भी नॉर्मल ही रहेगा। नॉर्मल क्यों रहेगा, इसमें नॉर्मल क्यों रहेगा सम डिहाइड्रेशन में, पूछो आप लोग मेरे से। क्योंकि देखो हमारा बॉडी जो है सो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, अपने बीपी को कैसे, एक रास, एक रेनिन, वो रेनिन जो रेनल वाला किडनी वाला होता है, वो दूध वाला एंजाइम वाला नहीं, वो रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन, ये सब मिल के क्या करेंगे, हमारे बीपी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सम डिहाइड्रेशन में नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर सीवियर में रहेगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, मतलब एकदम कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएगा। फ्लूइड लॉस की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, नो डिहाइड्रेशन 50 ml पर kg, 50 ml kg, और इसमें क्या होगा, मान के चलो 50 to 100 ml पर kg, और इसमें मोर देन 100, ठीक है। कलर कोड की अगर बात करें तो इसमें क्या रहा है, ग्रीन, येलो, ये कलर कोड WHO ही डिसाइड करती है, और पिंक, ठीक है, ये कलर कोड WHO ही डिसाइड करती है कि किसके लिए कौन सा कलर कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, ये WHO के थ्रू डिसाइड किया हुआ ये कलर कोड, ठीक है। समझ में आया, ये सारी चीज़ें समझ में आई। एक और चीज़ छूट गया जिसको बोलते हैं हम लोग यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट देख लो, आउटपुट, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट में देखो ये तो नॉर्मल ही रहेगा, यूरिन आउटपुट नॉर्मल, ये डिक्रीज रहेगा, डिक्रीज आउटपुट, और ये वाला, इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ओलिगो यूरिया हो सकता है या एन्यूरिया, लेस देन 400 ml, लेस देन, रुको सब बताएंगे अभी लिख के तुरंत, 100 ml विदिन 24 आवर्स, ठीक है। चल अब थोड़ा सा फ्रेम हमको नीचे करना होगा ताकि आप लोग को दिख जाए, नहीं दिख रहा होगा, लाइटनिंग कंडीशन, देखो क्या लिखा है मैंने, एक बार चेक कर लो आप लोग, ठीक है। शैडो तो नहीं आ रही ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रुक जाओ, अभी दिखा, हाँ अभी पूरा आ रहा होगा लाइट, एक्चुअली लाइट का ज़रा इशू हो रहा है अभी, ठीक है। देखो लास्ट में मैंने क्या लिखा, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट क्या लिखा,
नो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, नॉर्मल रहता है। सम डिहाइड्रेशन में क्या रहेगा, डिक्रीज आउटपुट, मतलब वो नीचे एरो किया और AC लिखा सबसे लास्ट में बीच वाले में, सम डिहाइड्रेशन में। तो डिक्रीज कहने का मतलब वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया आउटपुट, मतलब डिक्रीज हो जाएंगे। और सीवियर कंडीशन में 2 कंडीशन होंगे, कौन सा, ओलिगोयूरिया और एनयूरिया। ओलिगोयूरिया कहने का मतलब कि लेस देन 400 ml अगर 24 आवर्स के अंदर अगर यूरिन पास हो रहा है, कोई पेशेंट कर रहा है, तो वो ओलिगोयूरिया का कंडीशन है उसको। और एनयूरिया उसको बोलते हैं जो 100 ml के अंदर ही सिमट जाए 24 घंटे में, है ना, उसको एनयूरिया बोलते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप लोग, जल्दी नोट करेंगे, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी नोट करें, दिख रहा है नीचे, पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, नहीं तो पॉज करके लिख लो इतना पे, ठीक है। चलो लिख लिया। अब देखो इतना सारा चीज़ तो देख लिया हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन देख ली डिहाइड्रेशन की। अब देखो डिहाइड्रेशन की क्लासिफिकेशन दिखी तो इसका मैनेजमेंट भी तो करनी होगी ना कुछ। अगर मान लो पेशेंट को पता चल गया कि हाँ ये है डिहाइड्रेशन में उसको, तो अब मैनेज कैसे करेंगे पेशेंट को। चलो मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट में क्या करना है। सॉरी गाइज, लाइट की इशू है जरा सा, आज थोड़ा बहुत अभी कम प्रो करो, उसके बाद फिर मैनेज हो जाएगा। चलो क्या कहना है अभी मुझे, मैनेजमेंट ऑफ, सीधा मैनेजमेंट लिखते हैं, नॉट ऑफ। मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट में अभी 3 प्लान होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्लान। एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है, एक प्लान सी होता है। प्लान ए फॉर व्हाट, मैंने 3 टाइप्स बताए डायरिया के WHO के अकॉर्डिंग, है ना। एक में नो था, एक में सम था, एक में सीवियर था। तो फॉर नो, नो मतलब नो के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लान ए, पहला प्लान फॉर नो डिहाइड्रेशन, मतलब ये अभी इसको नो डिहाइड्रेशन कहने का मतलब कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, ब्रैकेट में लिख लेना, सफरिंग फ्रॉम व्हाट, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, मुझे लगा फ़ोन बज रहा मेरा, सॉरी। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, डायरिया एंड वोमिटिंग। समझ में आया। नो, नो कहने का मतलब कि अभी वो डायरिया और वोमिटिंग से गुजर रहा है उस फेज से, अब धीरे धीरे वो लीड करेगा किसकी, डिहाइड्रेशन की तरफ। ठीक है, तो नो डिहाइड्रेशन के लिए क्या क्या हम लोग करते हैं, देखो। नो डिहाइड्रेशन के लिए सबसे पहले बस एक ही उपाय है, ORS। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, पैकेट पे लिखा हो रहा था 21 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में 20.5 ग्राम इसमें कंपोजिशन होते हैं। और किस क्या क्या होते हैं देख लेते हैं ज़रा। कंपोजिशन ऑफ ORS, कंपोजिशन ऑफ ORS क्या क्या होंगे, चलो जल्दी से मेंशन करते चलो। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पहला, दूसरा सोडियम क्लोराइड हो गया, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम साइट्रेट, साइट्रेट, चौथा ग्लूकोज। ठीक है, टू 2.6 ग्राम ये रहता है, 2.6, 1.5 ग्राम, 2.9 ग्राम, तो 12.5 ग्राम। इसका ओवरऑल कितना आएगा, 6, 5, 11, 2,
5 11 ठीक है, 20.5 ग्राम ये आएगा। ठीक है, इसका मेन 20.5 ग्राम होता है, लेकिन अगर पैकेट की बात करोगे तो पैकेट के ऊपर क्या लिखा रहता है, 21 ग्राम। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलो कंपोजिशन देख लिया। ऑस्मोलरिटी की अगर बात करते हैं, ऑस्मोलरिटी ऑफ व्हाट, ओआरएस। ओआरएस की ऑस्मोलरिटी की अगर बात करते हैं, फिर से लिखना सोडियम, ग्लूकोज, तीसरा पोटेशियम, चौथा साइट्रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, मैं अगर मान लो मैं कैमरे पे नहीं बार बार देख रहा हूँ तो समझ जाना कि मैं लिखने में बिजी हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को लिख लिख के बताना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस। वो 90 की तरह मैं नहीं बोल रहा हूँ, सपोर्ट मी गाइस। मुजरा नहीं चल रहा इधर। 75 65 75 क्लोराइड छोड़ दिया क्या बीच में? सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, हाँ क्लोराइड रुको। चलो ठीक है, 20 10 75 150 150 300 180 180 60 240 245। ठीक है, यानी इसका टोटल आएगा 245 एमओस। ठीक है, इसका 245 आएगा। ठीक है, ऑस्मोलरिटी की इसका ओआरएस का देखो, मैंने इतना जो लिखा, अब ये लिखने का राम कहानी देखो क्या है। प्लान ए, पहले डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, जिसमें ओआरएस की बात करते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। हम लोग ओआरएस को यूज़ करते हैं प्लान ए। अगर पेशेंट, प्लान ए का मतलब, कहने का मतलब कि नो डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन के फेज में वो पेशेंट नहीं गया, जाने वाला है, टेंड्स टू डिहाइड्रेशन। ओके, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, ओआरएस का फुल फॉर्म देख लिया। अब ओआरएस के कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो टोटल जो ओआरएस का कंपोजिशन होता है वो 20.5 ग्राम का होता है, लेकिन ऑन द पैकेट क्या लिखा था, 21 ग्राम लिखा रहता है। जिसमें अगर नाम लेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। टोटल लीड्स टू 20.5 ग्राम होते हैं। फिर ऑस्मोलरिटी की अगर बात करते हैं, ऑस्मोलरिटी ओस्मोसिस, ठीक है, जो घुलना जिसको बोलते हैं, तो सोडियम का ऑस्मोलिक क्या होता है, 75। टोटल ये कितना होता है, 245 ऑस्मोल एम ऑस्म एल, ठीक है, पर लीटर। ठीक है, ये चीज़ होता है ऑस्मोलरिटी ओआरएस की। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको लिख लो पहले जल्दी से, ये ओआरएस के ऊपर इतना कहानी था। फिर अभी वो आते हैं नो हाइड्रेशन में, क्या नो डिहाइड्रेशन में क्या करना है, ओआरएस को कैसे यूज़ करेंगे। जल्दी से लिख लो इसको, क्या है, लिख लिया। अब देखो, अब ओआरएस को यूज़ कैसे करते हैं उससे पहले थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, लिख लिया, चलो इसको मिटा दो, ढीला नहीं पड़ना एकदम। ओके 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 ओके, चलो बुलावा, चलो ठीक है। अब देखो क्या देखना है इसमें, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओआरएस। बहुत लोगों को ओआरएस भी बनाने नहीं आता है सही तरीके से, तो सब चीज़ देखना है ना हम लोगों को। मेडिकल फील्ड में तो सब चीज़ को लेके ही चलना है, सरकारी हाथें नहीं मारनी है ना। तो देखो प्रोसेस इसका सिंपल है एकदम। टेक 1 पैकेट
ऑफ ORS, सैचेट बोल सकते हो, पैकेट बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी, डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, क्या करना है, एक पैकेट ORS लेना है जिसमें कितना कॉन्फ़िगरेशन था, 20.5 ग्राम था जो प्रेजेंट थे उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स। वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कितने थे, 20.5 ग्राम। उसको क्या करना है, एक बोतल में घोलना है। एक बोतल में कितने, 1 लीटर पानी होने चाहिए। घोलने के बाद अगर डोज की बात करेंगे, सॉरी, अगर डोज की बात करेंगे, यार खुल क्यों नहीं रहा, ठीक है चलो, डोज की अगर बात करेंगे, डोज की, तो डोज में क्या कराएंगे हम लोग, 50 ml पर केजी। कितना, 50 ml पर केजी। ये क्या है, ये लोडिंग डोज है। क्या है लोडिंग डोज, मीन्स कि लोडिंग डोज ऐसे वो तो आईवी में हम लोग देखते हैं लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, लेकिन समझो एक तरह से कि ये शुरुआती डोज है। ठीक है, 50 ml पर केजी शुरू में देंगे। क्या देंगे, 50 ml पर केजी बॉडी वेट ओवर 24 आवर्स। देख लो जिनके घर में डिहाइड्रेशन, ये सब कॉमन बीमारियां हैं, जिनको होता है समझ में आ जाएगा कैसे ट्रीट करना है डिहाइड्रेशन को। ठीक है, 50 ml केजी, 50 ml पर केजी। मान लो बच्चा अगर 5 केजी का है तो 250 ml देंगे। कितना, 250 ml, कितने, 24 घंटे में। ये तो नॉर्मल देना ही है 24 घंटे में, इतना तो करना ही है बच्चे को। मान लो सपोज दैट आपका या मेरा मुन्ना, ठीक है, बच्चा है, वो 10 केजी का है। ठीक है, 40 केजी मत बोलना, 40 केजी का बच्चा नहीं होता है। ठीक है, तो 10 केजी का अगर बच्चा है तो 50 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये 500 ml आएगा। अब 500 ml को हमें कितना देना है, 24 आवर्स में देना है। अब 24 आवर्स में देना है, कहने का मतलब कि 500 को फिर फर्दर डिवाइड कर दो 24 से, तो पर घंटे का हिसाब आ जाएगा, है ना। पर आवर कितना देना है, ऐसे ही करके हम लोग चलाते हैं ORS को। ठीक है, याद रखना। ये समझ में आया क्या कहा मैंने। 10 केजी का बच्चा 50 ml पर केजी, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 500 ml। 500 ml कितना देना है, 24 घंटे में देना है, तो 1 घंटे में कितना देंगे, तो 500/24, इसको डिवाइड कर लो, जितना आएगा वो पर आवर देंगे हम लोग, है ना। ठीक है, कहने का मतलब ये था। अब डोज, अब देखो इसके साथ साथ बच्चे को क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली लूज मोशंस हो रहे हैं, मतलब डायरिया हो रहे हैं। ठीक है, डायरिया हो रहा है। तो अब डायरिया के केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ डायरिया, इन द केस ऑफ डायरिया, डायरिया के केस में बच्चा का एज, इफ द एज ऑफ, if the age less than 2 years, 2 साल से अगर कम है एज, तो कितना देंगे, 50 to 100 ml, 100 ml with each large with each stool, with each large stool। कहने का मतलब देखो सिंपल है, ये डोज तो हमको देना ही है। उसके अलावा जब बच्चा क्या करता है, बार बार स्टूल जा रहा है, ठीक है, मतलब स्टूल नहीं जा रहा है, मतलब बार बार वॉशरूम जा रहा है, वॉशरूम में क्या हो रहा है, बार बार वो डिफिकेट कर रहा है, स्टूल पास करा रहा है, तो क्वांटिटी अगर स्टूल की ज़्यादा हो रही है, वो क्वांटिटी आपको देखनी नहीं है, मतलब देखनी भी पड़ेगी, बिना देखे तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो मेडिकल सेक्टर से जुड़े हो तो ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, ये लार्ज स्टूल, मतलब लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी स्टूल अगर पास कर रहा है बच्चा, जितनी बार पास करेगा, अगर बच्चे का एज जो है सो 2 साल से कम है, तो जितनी बार पास करेगा उतनी बार 50 से 100 ml उसको पर केजी देंगे। क्या देंगे, पर केजी नहीं, सॉरी, 50 to 100 ml उसको एक्स्ट्रा ऐड करके देंगे, नॉट पर केजी, 50 to 100 ml एक्स्ट्रा ऐड करके देंगे। क्या देंगे, ये तो 50 ml पर केजी, यानी मान लो
500 ml आ रहा है, 10 kg का बच्चा है तो उसको पर आवर जितना डिवाइड करेंगे, मान लो वो 500 ml छोड़ दो, वो तो गया है, देना ही है। उसके अलावा जितनी बार वॉशरूम जा रहा है उतनी बार क्या करना है, 50 से लेकर 100 ml तक देना है। अगर 2 साल के नीचे का बच्चा है तो उसके स्टूल के क्वांटिटी को देख के अपना अप्रॉक्स आपको करना है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या हो गया, एज 2 साल से नीचे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, एज 2 से 10 साल का होना चाहिए। तो कितना देंगे, 2 से 10 साल वाले को 100 to 200 ml। ठीक है, 100 to 200 ईच लार्ज क्वांटिटी स्टूल पास। ठीक है, 100 से 200 ml हर एक क्वांटिटी, मतलब लार्ज क्वांटिटी स्टूल पासिंग, मतलब जितना बार बच्चा स्टूल पास करेगा, 2 से 10 साल का अगर है बच्चा तो उतना 100 से 200 ml एक्स्ट्रा देंगे बढ़ा के, उसके कंडीशन को देख के। ये तो देंगे ही, 50 ml पर केजी देंगे ही, उसके अलावा फिर देंगे उसको। मान लो ये 2 से 10 साल वाला में अगर ये लाई करता है, इसका एज मैंने लिखा है, वेट लिखा है मैंने इसका, अगर ये 2 से 10 साल वाले में अगर बच्चा लाई करेगा, अगर इसको स्टूल बार बार डिफिकेट कर रहा है ये जाके, तो एक तो नॉर्मल डोज इसको देंगे 50 ml पर केजी, जिसमें 500 ml आ रहा है, 24 घंटे में देना ही है। उसके अलावा फिर क्या करेंगे, इसको 100 से 200 ml एक्स्ट्रा बढ़ा के देंगे। ठीक है, अगर बच्चा बुजुर्ग बन जाए, मोर देन 10 साल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा बताना, मोर देन 10 ईयर्स, कितना करेंगे, 200 से 400 ml विद ईच लार्ज क्वांटिटी स्टूल पासिंग, पासिंग। ठीक है, चल ये चीज़ें थी। 200, अगर बच्चा 10 साल से ऊपर का है तो क्या करेंगे, 200 से 400 ml देंगे। इसके अलावा ये 50 ml पर केजी के अलावा देंगे कितना, 200 से 400 ml ईच स्टूल पासिंग। ठीक है, ये प्लान ए का था। क्या था ये, प्लान ए था। अब ये प्लान ए खत्म हो गया, अब कितने चेंज, अब सारे प्लान में क्या रहेगा, जिंक ऐड। और सुनो, इसके अलावा पहले इतना लिखो जल्दी से, उसके बाद फिर ऐड करते हैं इसमें नीचे में, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, लिख लिया, जल्दी लिख लिया। ठीक है, इसी में जिंक की बात करते हैं। अगर देखो इसके साथ जिंक एक सप्लीमेंट भी देना होता है, क्या होता है बच्चे को, जिंक सप्लीमेंट। ठीक है, जिंक सप्लीमेंट कितना देंगे, 10 to 15 डेज देंगे। क्या देंगे, 10 to 15 डेज। ठीक है, ये अलग है, ये ऊपर वाला अलग है, ये नीचे वाला अलग है। जिंक सप्लीमेंट देंगे कितना, 10 से 15 दिन। देखो इधर सब देखो, जिंक सप्लीमेंट देंगे कितना, 10 से 15 दिन। क्या रहेगा, अगर बच्चा बिलो 6 मंथ्स का है, क्या है, बिलो 6 मंथ्स, तो कितना देंगे, और अबव 6 मंथ्स तो कितना देंगे। देखो ठीक है, 10 mg और 20 mg। ठीक है, इसको याद रखना, बिलो 6 मंथ्स 10 mg और अबव 6 मंथ्स 20 mg। ये बच्चे को हम लोग इतना देंगे। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये 2 ईयर से नीचे का था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जिंक हर जगह देंगे, चाहे वो फॉर नो डिहाइड्रेशन हो, या फॉर सम डिहाइड्रेशन हो, या फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन हो। चलो ठीक है, प्लान बी देखते हैं हम लोग। प्लान बी किसके लिए, जल्दी से इसको मेंशन नोट करो। प्लान बी हम लोग देखते हैं जल्दी से। आज का लेक्चर लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्या, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा पढ़ने में। मज़े पढ़े हो यार, पढ़ने पे मज़ा जो आता है। बच्चे आप लोग व्यूज़ आते ही नहीं, अगर आएंगे व्यूज़ आना स्टार्ट कर देंगे तो यार मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, लाइव आके पढ़ाऊँगा। लाइव में अलग ही फील रहता है। बस बच्चे आने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, प्लान बी।
प्लान बी किसके लिए, पहला क्या था फॉर नो डिहाइड्रेशन, प्लान बी किसके लिए फॉर सम डिहाइड्रेशन, क्या फॉर सम डिहाइड्रेशन। देखो एक चीज़ मैं बार बार नहीं लिखूंगा, दो चीज़ें क्या क्या, एक तो जिंक वाला कि जिंक 6 महीने से नीचे को क्या देना है 10 मिलीग्राम और 6 महीने से ऊपर को 20 मिलीग्राम। और एक और चीज़ नहीं लिखूंगा जो मैंने लिखा कि बार बार जब फ्रिक्वेंटली स्टूल पास करेगा आदमी तो 2 साल से नीचे में कितना चलाएंगे, 2 साल से ऊपर में 2 से 10 साल वाले में कितना चलाएंगे, 10 साल से ऊपर वाले में कितना चलाएंगे। वो चीज़ मैं अभी इस फिर सम डिहाइड्रेशन में आएगा तो मैं लिख दूंगा एज यूजुअल लाइक प्लान ए। ठीक है, प्लान ए अगर आप लोगों ने मेंशन कर लिया अच्छे से तो आप बैक जाके देख सकते हो, नहीं तो नोट किया तो उससे रिलेट करके देखना, क्योंकि बोर्ड छोटा है बार बार लिखेंगे बहुत टाइम बढ़ जाएगा, तो वो मैं बता दूंगा कि क्या है। ठीक है, प्लान बी में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 72 उसमें क्या था 50 था ना, इसमें क्या है 70 to 80 मिलीग्राम पर केजी। ये करेंगे हम लोग, यूटिलाइज यूज़ करेंगे बॉडी वेट ओवर ओवर 24 आवर्स। समझ में आया लाले, 70 से 80 मिलीग्राम पर केजी। क्या ये ORS का डोज है। ठीक है, सीवियर में अलग होगा, सीवियर में देखेंगे क्या होगा। ये सम डिहाइड्रेशन में क्या ORS हम लोग यूज़ करेंगे, सीवियर में हम लोग IV फ्लूइड यूज़ करते हैं इसके जगह पर। तो ये 70 to 80 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओवर 24 आवर्स, ईयर्स नहीं सॉरी। ठीक है, ये डोज तो देंगे ही। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था साइड में नीचे में 3 डोज लिखाए थे आपको, एक बिलो 2 ईयर्स के, 2 to 10 ईयर्स के, फिर 10 आफ्टर 10 ईयर्स के, जो बताए थे आपको। वो तीनों अगर नहीं आपको याद आ रहा तो मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ जानने के लिए बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। बिलो 2 ईयर्स के लिए 50 to 100 ml, क्या बिलो 2 ईयर्स के लिए 50 to 100 ml, क्या जितना बार वो स्टूल पास करेगा बिलो 2 ईयर्स का बच्चा उतना बार उसको हम लोग फिर ORS देंगे, कितना 50 से 100 ml। अगर 2 साल से नीचे का है बच्चा तो, और 2 से 10 साल के बीच का अगर बात करें तो 100 to 200 ml, क्या 100 to 200 ml। जितना बार वो डिफिकेट करेगा, जितना बार वो वॉशरूम जाएगा, जितना बार वो स्टूल पास करेगा उतना बार उसको क्या देंगे 100 से 200 ml के बीच में देंगे, उसका कंडीशन देख के। फिर उसका ओवर 10 ईयर्स मतलब मोर देन 10 ईयर्स की अगर बात करें तो 200 से 400 ml, कितना 200 से 400 ml देंगे, जितना बार वो वॉशरूम जाएगा डिफिकेट करेगा उतना बार। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बार बार मैं नहीं लिखूँगा इसको, एक याद रखना इसको। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ क्या, इसको अगर नॉर्मल अगर 70 से 80 के बीच में लोगे तो 75 आता है। ठीक है, 75 मिलीग्राम पर केजी, ये एक रेंज हो गया, याद रखना इसको। ठीक है, 75 मिलीग्राम पर केजी। और ऑनगोइंग लॉसेस मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्टूल पास। ठीक है, स्टूल पासिंग। ठीक है, सेम एज इट्स प्लान ए। ओके, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, इतना ही था इसमें और कुछ नहीं है। अब प्लान सी देखेंगे हम लोग जल्दी से। चलो प्लान सी देखने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, प्लान सी किसके लिए है, फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन, और सीवियर डिहाइड्रेशन। प्लान सी किसके लिए है, सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए। चलो, इफ चाइल्ड इज, अब ये मत बोलना कि सर इसमें पीडियाट्रिक्स कहाँ से घुसा दिए, तो पीडियाट्रिक्स नहीं घुसा रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा ये सब कंडीशन बच्चों में ही होता है डिहाइड्रेशन ये सब का, लेस देन 1 ईयर। क्या ये इन्फेंट है, देखो अगर बच्चा, ये एक हेडिंग है, अगर कोई बच्चा 1 साल से नीचे का इन्फेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, IV रूट यूज़ करेंगे। क्या IV मैनेजमेंट, IV मैनेजमेंट करेंगे। IV मैनेजमेंट क्या करेंगे, देखो प्लान करेंगे किसके लिए, 6 आवर्स के लिए, प्लान फॉर 6 आवर भी लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। 6 घंटे के लिए प्लान करेंगे। पहला क्या रहेगा लोडिंग डोज, दूसरा क्या है मेंटेनेंस डोज। पहला लोडिंग डोज देख लेते हैं 1 घंटे के लिए। लोडिंग डोज क्या रहेगा 30 ml पर केजी, 30 ml पर केजी बॉडी वेट
फॉर 1 आवर। और बाकी का 5 घंटा मेंटेनेंस डोज। क्या रहेगा? मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज 5 घंटा इसमें रहेगा। मेंटेनेंस डोज में क्या? 70 ml पर केजी, 70 ml पर केजी बॉडी वेट फॉर 5 आवर्स। कहने का मतलब देखो, वो तो छोड़ दो, वो समझ में आया, ऑनगोइंग प्रोसेस वहाँ तक बता दिया मैंने। अब प्लान सी पे आते हैं। प्लान सी क्या है? ये सीवियर कंडीशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन है। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होगा? जब बच्चे को क्या होगा? फ्लूइड की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। तो हम लोग किस थेरेपी की यूज़ करेंगे? आईवी थेरेपी को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओआरएस काम नहीं करेगा। तो आईवी थेरेपी में हम लोग, अगर बच्चा 1 साल से नीचे का है, इन्फेंट है, तो 2 तरह से हम लोग कभी भी आईवी थेरेपी 2 तरह से यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? एक लोडिंग डोज यूज़ करते हैं, एक मेंटेनेंस डोज यूज़ करते हैं। लोडिंग डोज अगर नहीं समझ में आ रहा है आईवी थेरेपी ये सब, तो फंडामेंटल में सारा चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी थोड़ा बहुत जान लो, इसीलिए रिलेट करके पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। लोडिंग डोज मतलब इनिशियल डोज, मतलब शुरू करने वाला, और मेंटेनेंस मतलब उसको मेंटेन करना। ठीक है। लोडिंग डोज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बच्चे को अगर 1 साल से नीचे का बच्चा है, यानी इन्फेंट है, तो 30 ml पर केजी बॉडी वेट। मान लो उसका बच्चे का वेट 5 kg है, तो कितना? 150 ml। कितना देंगे उसको? 150 ml। कितना देंगे? 150 ml। ठीक है। 150 ml देंगे। कितना? 1 घंटे के लिए। 1 घंटा में उसको फिनिश कर देना है 150 ml को। ठीक है। आईवी थेरेपी 6 घंटे का होगा इसका। 6 घंटे में 150 ml उसको मान के चलो। नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे लोडिंग डोज देखते हैं पहले। एलडी फॉर लोडिंग डोज। मान लो बच्चा कितना है? 5 kg का है, तो हमारा यहाँ जो अब बच्चा कितना है? बिलो 1 ईयर्स का है। ठीक है। अब देखो 2 कंडीशन मिल गया। बच्चा 1 साल से नीचे का है, और कितना? 5 kg है उसका वेट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा? लोडिंग डोज 30 ml पर केजी 1 घंटा के लिए चलाना है। कितना? 1 घंटा के लिए। तो अब मान लो बच्चे का मेरा 30 ml पर केजी आता है, 5 से गुना कर देंगे। 30 ml है तो 5 गुना 30, तो कितना आया? 150 ml आया। अब 150 ml हमें कितना देर तक चलाना है? फॉर 1 आवर। 1 घंटा में इसको निपटा देना है। ठीक है। 150 ml को। फिर बाद में बचा 70 ml पर केजी 5 घंटा के लिए, तो फिर 70 से गुना कर दो। 5 को 70, 7 बजे 350। 350 कितना देर में चलाना है हमें? 350 कितना देर में चलाना है? देखो 70 ml पर केजी है, 70 ml पर केजी मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना है? 350 ml। अब 350 ml कितने देर में चलाना है हमें? फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे में कितना चलाना है? 350 ml। तो यही होता है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी तरीके से मैंने बताया आपको। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ में? लोडिंग डोज किसको बोलेंगे? इनिशियल स्टार्ट करेंगे जब 30 ml पर केजी है 1 घंटा के लिए। 1 घंटा में हमें 30 ml पर केजी कंसीडर करना है। 5 kg का बच्चा है तो 150 ml हो गया। ये 150 ml में कितना? 1 घंटा में हमें 150 ml इंसर्ट कर देना है बच्चे में। 70 ml की अगर बात करते हैं, 70 ml की, तो 70 350 हो गया। 350 कितने? 5 घंटे में इंजेक्ट कर देना है, आईवी की थेरेपी कर देनी है। ठीक है। जल्दी इसको नोट करेंगे, बहुत लेट हो रहा है वीडियो में। जल्दी नोट करेंगे, समझ में आनी चाहिए जो मैं बताया मैंने। देखो ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में सबसे बिलो 1 ईयर लिखा हुआ है इधर साइड में, राइट साइड में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बगल में क्या लिखा हुआ? बिलो 1 ईयर्स 5 kg इंटू 30। बाकी सब देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करके पॉज करके नोट डाउन करो, फिर मिलते हैं। चलो ठीक है। अब चलो इसको जल्दी से मिटा दें। प्लान सी फिर से आए, प्लान सी ही चलेंगे अभी। बिलो 1 ईयर का था, अब आफ्टर 1 ईयर का देखते हैं। आफ्टर 1 ईयर में कैसे करेंगे? जब 1 ईयर, बिलो 1 ईयर समझ गए तो आफ्टर 1 ईयर भी बहुत इजीली समझ जाओगे। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। बस दिमाग के पुर्जे को खोल के रखो अपना, सब समझ में आएगा, है ना? हाँ, मैं सही बोलता। ठीक है। क्या देखना है अभी? क्या देख रहे हैं हम लोग अभी? मैनेजमेंट देख रहे हैं। मैनेजमेंट कौन सा देख रहे हैं? प्लान सी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्लान सी। ठीक है। प्लान सी में क्या देख रहे थे? पहला देख लिए थे बिलो 1 ईयर्स का। अब देखेंगे इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज, इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज, इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज। देखो साथ साथ पीडियाट्रिक्स में थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है,
ऐसा मत समझना कि कहाँ ऑफ द टॉपिक चलेगा, थोड़ा बहुत रिलेट होगा, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो 1 साल का जो गोल है वो 1 साल में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए रिलेट करके ही चलना होगा हमें थोड़ा बहुत। फिर फर्दर पीडियाट्रिक्स अलग सब्जेक्ट है, ये एज मोर देन 1 ईयर। देखो कहने का मतलब कि बच्चे का जो एज है वो 1 साल से ऊपर का एज है। क्या है? 1 साल से ऊपर का एज है। तो इसमें लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज देख लेते हैं। लोडिंग डोज क्या रहेगा और मेंटेनेंस डोज क्या रहेगा? मेंटेनेंस डोज, देखो लोडिंग डोज कहने का मतलब कि इनिशियल, शुरुआती, और इसको क्या है? मेंटेन। याद रखना शॉर्ट में, ठीक है? ठीक है, लोडिंग डोज कितना रहेगा इसका? देखो इसका थेरेपी कितना यूज़ करेंगे, अगर 1 साल से ऊपर का मतलब बच्चा है तो बेसिकली इसका यूज़ रहेगा, मान के चलो वही 3 घंटे के आसपास का, फॉर आईवी थेरेपी फॉर, साइड में लिख लो, 3 आवर्स, 3 घंटे में निपटाना है, ठीक है? 3 घंटे में पूरा निपटाना है। तो 30 ml पर kg फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स है, ये गलत मत समझना, मिनट्स लिखा है मैंने, ऐसे छोड़ दो, सिंपल सा 30 मिनट्स, ठीक है? 30 ml पर kg फॉर 30 मिनट्स। और दूसरा लिखेंगे मेंटेनेंस डोज क्या रहेगा? 70 ml पर kg फॉर वॉट? 70 ml पर kg फॉर 2.5, 3 है तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 आवर्स, ठीक है? अब देखो इसको हाफ आवर भी कर सकते हो, 0.5 आवर, आवर ही कर दो, आवर में लिखना तो सब सेम रहेगा, 0.5 आवर्स, ठीक है? चलो अब कहने का मतलब समझो ज़रा। कहने का इसका ये मतलब है कि कोई बच्चा अगर 1 साल से ऊपर का, 9 साल, 10 साल, 11 साल ऐसे अगर रहता है, बड़ा रहता है, तो उसमें हम लोग कैसे यूज़ करेंगे आईवी फ्लूइड, कैसे यूज़ करेंगे? तो देखो मान लो सपोज दैट कोई बच्चा 10 kg का, सपोज 10 kg का ले लो, और उसका एज ले लो कितना है? 7 ईयर्स। हालांकि 7 ईयर्स का बच्चा 10 kg का होता नहीं, लेकिन एज्यूम कर लो 7 ईयर्स का बच्चा है, 10 kg वेट है, ठीक है? 1 साल से ऊपर का बच्चा है, क्या करेंगे? 10 लोडिंग डोज, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे उसका? लोडिंग देखो, लोडिंग कैसे करेंगे? लोडिंग डोज क्या करेंगे इसका? 3 गुना 30 गुना 10, यानी 300 ml बच्चा को कितना? 0.5 आवर्स में कंप्लीट कर देना है, यानी 30 मिनट्स में, ठीक है? 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में कितना? 300 ml लोडिंग डोज कंप्लीट करना है। इसका मेंटेनेंस वाला डोज देख लो कैसे निकालते हैं, ईजी रहेगा आप लोग को। मेंटेनेंस वाला डोज की अगर बात करेंगे, 70 है तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी 700 ml। 700 ml कहने का मतलब 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स बोल सकते हो, या कितना हो गया? 60 120 और 30, 120 और 30 कितना होता है? 150, यानी 150 मिनट्स, ठीक है? इतने देर में कंप्लीट करना है इसको, 2.5 आवर्स में कंप्लीट करना है 700 ml मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज समझ में आया? इनिशियल डोज शुरू में जो लगाते हैं बच्चे को, फिर उसका धीरे धीरे ये 0.5 आवर, फिर उसके बाद शुरू में कम लगाते हैं, फिर बाद में मेंटेनेंस डोज में हेवी लगाते हैं, हेवी डोज रहता है, ठीक है? इनिशियल में कम रहता है थोड़ा सा, ठीक है? ये चीज़ देख लिया। जल्दी से इसको लिखोगे। थोड़ा सा जिंक के बारे में बता देते हैं। जिंक के बारे में बताया था कि जिंक का अगर बात करते हैं, 1 से अगर 10 kg का कोई बच्चा है तो कितना है? 100 ml पर kg। अगर वही 10 से 20 kg का कोई बच्चा है, कितना चलेगा? 50 ml पर kg। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा घटेगा जिंक का क्वांटिटी। 20 kg का कोई है, अगर 20 kg से ऊपर है तो कितना चलेगा? 20 ml पर kg, ठीक है? ये जिंक का डोज याद रखना, डोज है ये, क्या है, कैसे चलेगा, ठीक है?
ठीक है, मेंटेनेंस डोज हो गया ये, मेंटेनेंस ठीक है। इसको लिख भी सकते हो, चाहे छोड़ दो इसको नहीं लिखो। जिंक का मैंने बताई थी अभी, लोग छोड़ दो, मत लिखो इसको। चलो अभी इतना ही तक रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी रहने देते हैं। मिलते हैं कल वाले लेक्चर में कॉन्स्टिपेशन के साथ कॉन्स्टिपेशन, और उसके बाद फिर पेप्टिक अल्सर स्टार्ट हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन के बाद। चलिए तो ठीक है, सबको गुड बाय, बाय बाय बाय, गुड बाय सबको। सब अपना ख्याल रखिए, यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा वन एंड ओनली चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है, बाय सबको।